ही आपने, प्रचारक है, एजेंडा बहुत क्लियर है और इसलिए हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैं आता हूं राजेश जी आपके पास, फिर आऊंगा मैं अनिल जी के पास। राजेश जी, आपने हरिकेश जी की बात सुनी, काफी महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने उठाए हैं। दरअसल राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट तो आते ही हैं। अकबर के पास जहांगीर आए थे तब भी तो शिफ्ट आया था, फिर शाहजहां आए थे, औरंगजेब आए थे तब भी शिफ्ट आया था। सबका काम करने का एक तरीका होता है। हालांकि उनका भी एक मुगलिया एक संविधान था जिसके हिसाब से वो काम करते थे, एक बेसिक चीज होती थी। हालांकि राजा अपने आप में संविधान होता है, लेकिन फिर भी एक परंपराएं होती जिनको फॉलो करते हैं, लेकिन हर राजा अपनी एक परंपरा लेके आता है। तो अगर मोदी जी भी एक अपनी परंपरा लेके आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, एक नया पैराडाइम तो सेट किया ही है। हाँ, ये और बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, प्रचारक तो हैं, लेकिन मैं या मेरा संबंध व्यवस्था से रहा है, अर्थशास्त्र से रहा है, इकोनॉमी से रहा है। मैंने अक्सर ये पाया है कि जब आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जब आपके रिजल्ट्स आते हैं सामने, एक रिजल्ट कार्ड भी तो आता है ना बच्चों का, एक एग्जाम दे के आते हैं तो आप बहुत बड़बोलापन करते हैं, लेकिन एक रिजल्ट कार्ड भी आता है और रिजल्ट कार्ड पे लिखा है कि 4.4% जीडीपी ग्रोथ है। और अगर 10 साल की देखा जाए मनमोहन सिंह की तो 7.06% है, मोदी जी की 8 साल की 5.42% है। रिजल्ट कार्ड कुछ और ही बताएगा, इतिहास रिजल्ट कार्ड देखता है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक नया पैराडाइम तो सेट किया है और मोदी जी हमेशा रहेंगे नहीं। तो आने वाले जो वर्ष होंगे उसमें जो नए शासक होंगे वो भी कुछ नए पैराडाइम्स लिखेंगे और शायद वो मोदी 2.0 वर्जन होगा या मोदी 3.0 वर्जन होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। वहां पे जो संविधान है उसके सारे जो प्रावधान हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन उनमें से जो इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे वो बहुत अलग होंगे। ठाकर साहब, आपकी टिप्पणी। सही बात है आपकी, क्योंकि जो संवैधानिक तरीका है जो ऋषिकेश जी ने बताया 356 लागू करने का, वो थोड़ा लंबा है। अगर आपके पास ऐसा राष्ट्रपति है जिसको रात को 12 बजे आप उठा के वहां पर सुबह 4 बजे शपथ दिलवा सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर ये झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और उससे वो जो रिकॉर्ड वाली बात है कि कितनी बार कांग्रेस शासन के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगा, कितनी बार सरकारें गिराई गई, उस रिकॉर्ड में भी उनका जो है जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा साफ है। तो उनका बहुत एक अच्छा तरीका मिल गया है कि किस तरह से विपक्ष के लोगों को तोड़ा जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सारी जो नीति है हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो नीति है पब्लिक डोमेन में उसको चाणक्य नीति के तौर पर इन लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो वो जो कर रहे हैं वो बहुत बुद्धिमानी वाली बात कर रहे हैं, वो कोई संविधान या कानून के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक जो उनकी चालाकी है, वो जो होशियारी है, उसको जो नाम दे दिया है चाणक्य नीति। तो वो चाणक्य नीति के तहत पूरी जो राजनीति है वो चल रही है। और ये जो बातें हैं, ये जो हो रहा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष के साथ हो रहा है। ऋषिकेश जी ने याद दिया, जो जो गुजरात के अंदर वो संगठन महामंत्री बन के आए थे, उस वक्त पक्ष के भीतर भी यही किया था उन्होंने। उनके जितने भी प्रतिस्पर्धी थे, इनको एक के बाद एक किस तरह से उन्होंने साइड लाइन किया, किस तरह से केशुभाई पटेल का उपयोग करके शंकर सिंह जी वाघेला, जो बहुत कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी के थे और ओबीसी का बहुत बड़ा सशक्त चेहरा था, उसको किस तरह से उन्होंने जो है विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गद्दार घोषित करके किस तरह से पार्टी से उन्होंने बाहर किया। उसके बाद अडवाणी जी का जो रथ का सारथी बन के अडवाणी जी का पूरे देश के अंदर उपयोग करके वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बना के खुद कैसे कार्यकारिणी पर अपना कब्जा जमा के संजय जोशी की जो सीढ़ी थी उसको वितरित कराते, किस तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये जो चीज है वो पार्टी के भीतर भी उन्होंने की है। इससे पहले का अगर हम इतिहास देखें, जब वो संघ के प्रचारक थे, तो लक्ष्मण राव इनामदार ज्ञानपीठ करके एक बड़ा ट्रस्ट था जिसका गोदावरी के पास बहुत बड़ा शैक्षणिक संकुल बना था, उसके ऊपर भी उन्होंने नियंत्रण कर लिया। और जो कहा जाता था कि नरेंद्र भाई झोपड़ी में रहते थे, वो आलीशान झोपड़ी जो है वो यही लक्ष्मण इनामदार ज्ञानपीठ के कैंपस के अंदर बनी हुई थी। और वो आज
अनंत यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और अनंत नाम किससे जुड़ा हुआ है आप जानते हैं, जो नथवानी साहब है वो उसको गवर्न कर रहे हैं। तो पूरा जो एक ज्ञानपीठ था जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक प्रचारक के नाम से था, उस पर तो ये उनकी फितरत रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि कांग्रेस के पूरे 70 साल के शासन में जितनी इनकम टैक्स या सीबीआई या आईटी का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, इतना उनसे ज्यादा यानी 300 गुना जो इस्तेमाल है वो ये 7 साल के अंदर हुआ है। और कोई भ्रष्टाचार का मामला है, सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले, उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। लेकिन हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रॉबर्ट वाड्रा को याद कर लीजिए, पिछले 7-8 साल से हर बार इलेक्शन आता है तो वो ईडी के दफ्तर के अंदर हमको पाए जाते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वो जिम में पाए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए अखिलेश जी के ऑफिस के ऊपर रेड हुआ था, ममता बनर्जी के यहाँ सीबीआई गई थी, उनके भतीजे के ऊपर कितने प्रकार के जो है रेड हुई थी। आप वहां से आगे चल के चिदम्बरम जो देश का एक पूर्व गृह मंत्री था, एक फाइनेंस मिनिस्टर था, वो बहुत बड़ा जैसे आतंकवादियों रात को 12 बजे दीवार फांद के जो है वो सीबीआई उसमें घुस गई थी। उस केस के अंदर क्या हुआ, राहुल गांधी वाला नेशनल हेराल्ड केस कितने सालों से वो लंबा खींच रहा है, उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है वो भी कितने दफा उनको ईडी में बुलाया गया, घंटों तक उनकी पूछताछ की गई, क्या हुआ इसको पता नहीं है। आप सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो अजित पवार साहब का है, जिसके खिलाफ पूरी बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट्स जो है उनके करप्शन के लेके जो फडणवीस साहब गए थे, उन्हीं के साथ चंद घंटों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई थी। नारायण राणे के खिलाफ पूरा 2 दिन का सदन जो है बर्बाद कर दिया था महाराष्ट्र में फडणवीस साहब के नेतृत्व में। वो नारायण राणे आज किसके साथ है, किस पद पर है? आसाम के मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है उसकी बात कर दे तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के मामले उठाए थे। तो 2 अलग अलग तरीके हैं। केजरीवाल साहब के वहां उनके घर पर उनके ऑफिस पर रेड हुई थी, मनीष सिसोदिया के जो प्रयास संस्था है उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंड की सब बातें चली थी। अनिल देशमुख का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनको 100 करोड़ रुपए की वसूली का मुकदमा था और हाईकोर्ट ने उनको जामीन देते हुए क्या कहा। आप संजय राउत का एग्जाम्पल ताजा है, उसको भी ले लो, उनके ऊपर क्या चार्ज लगाए गए थे और जब उनको जमानत दी गई तो कोर्ट ने क्या उसमें कहा। तो ये चीज नहीं है कि सिर्फ रेड हो रही है उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये परसेप्शन का सबसे बड़ा खेल हो रहा है कि आपको चोर बोल दिया, आपको डकैत बोल दिया, आपको भ्रष्टाचारी बोल दिया, फिर सिस्टम के अंदर आप लगे रहो अपने आप को प्रूव करने के लिए। और जितने दिन आप लगे रहते हो उतने दिन ये चर्चा तो चलती रहती है कि आप तो जमानत पर हो, आप तो अपराधी हो, लेकिन अभी कानून के अंदर आप जमानती हो। सोनिया गांधी के लिए भी वो बोला जाता है कि आप तो जमानत पर हो वरना जेल में होते। तो एक परसेप्शन खड़ा हो रहा है कि हमारे सिवा जो सारी पार्टी है वो भ्रष्ट है, करप्ट है, एंटी नेशनल है और हिंदू विरोधी है। और उसके आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना मैंडेट जो है वो मजबूत कर रही है। और उसमें गुजरात के अंदर भी ये मॉडल में नरेंद्र भाई सफल हुए। यही मॉडल जो है उन्होंने नेशनल लेवल पर लागू किया है और अभी तक जो है उसमें भी वो सफलता पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल जो आपने किया कि ये अगर आप शेर की सवारी कर रहे हो, जिस दिन आप इस सवारी से उतर जाओगे उस दिन आपका हश्र क्या होगा। क्योंकि परंपराएं आपने बदली है, सिस्टम आपने बदली है, जो कानून है, जो एजेंसियां है, उसका इस्तेमाल जो है वो आपने सिखाया है। तो हो सकता है कि जो जब सत्ता बदलेगी, यावत चंद्र दिवाकर कोई नहीं है इस देश के अंदर, ये बपोती नहीं है इस देश किसी की या किसी को सत्ता लिख के दी है कि आप जब तक जिंदा रहोगे प्रधानमंत्री रहोगे। जिस दिन आपके हाथ से ये सत्ता चली गई और आपके जो विरोधी है, जिसको आपको प्रताड़ित किया है आपने, वो अगर यही रास्ता अपनाते और अपनाएंगे, क्योंकि अब ये सूर जो है शिवसेना से निकल रहे हैं, अखिलेश ने भी एक 2 बार ये बात कही है, ममता बनर्जी ने भी ये बात 1-2 बार दोहराई है। तो सारे विपक्ष आपने किसी को नहीं छोड़ा।
तो जब आपकी बारी आएगी तो उस वक्त क्या होगा, और इससे ये बदले की राजनीति हमारे लोकतंत्र को कहां पर लेके जाएगी, कहां छोड़ के जाएगी। क्योंकि जिस स्तर से आप इस लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीना ठोक के ये कह रहे हैं कि हम हमारा सबसे बड़ा सबसे मजबूत लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना वो अपराध हो जाता है, सत्ता के खिलाफ व्यंग करना, कविता करना अपराध हो जाता है, आर्टिकल लिखना अपराध हो जाता है, पत्रकारिता करना अपराध हो जाता है। तो एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें ऐसी है कि अगर दिन को तुम दिन कहो, रात को तुम रात को, सत्ता के खिलाफ सत्ता के सुर में सुर मिलाते रहो तो आप ठीक हो, वरना जो है वो हमारी एजेंसियां है जो आप पर काम करेगी। तो ये जो परंपरा बनाई है, जो सिस्टम आज लागू की गई है, यही सिस्टम अगर आप सांप को दूध पिलाते हो तो वही सांप है जो आपको डसेगा। भिंद्रान वाले के केस में इंदिरा गांधी ने यही किया था और इंदिरा गांधी का असर क्या हुआ। तो जो भी आतंकवाद है या खालिस्तानी है या हिंदू मुसलमान वाली थियरी है या कास्ट बेस्ड थियरी है या भाषा बेस्ड थियरी है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो आपकी राजनीतिक सफलता के लिए, तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो सिर्फ राजनीति में नहीं होते, वो सोसाइटी में भी होते हैं। जी। तो ये सारा जो है वो लोकतंत्र को भुगतना पड़ा है और आखिरकार को तो जो है वो जनता को भुगतना पड़ेगा।